हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज हमारा, वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले जो मेरा टॉपिक था वो था ट्रांजिस्टर की वर्किंग का। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर मेरा वो वाला वीडियो देखिएगा। यदि आप वो वीडियो देखते हैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग का, तो ये वाला जो आज का वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने उस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में है। आप वहाँ से जाके उसे वॉच कर लीजिएगा। यदि कर लिया है तो बहुत समझ में आएगा आपको ये वीडियो। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अभी शायद ये आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन शब्द ना समझ में आए, लेकिन अभी हम जब बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जब भी ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, कैसा एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट की आवश्यकता होती है। कितने? 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है, मतलब 2 इनपुट और 2 आउटपुट की आवश्यकता होती है। और ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है, मतलब एक तो एमीटर है, दूसरा बेस है और तीसरा कलेक्टर है। 3 टर्मिनल है। अब 3 टर्मिनल से हमें 4 टर्मिनल की डिवाइस बनानी है, तो क्या होएगा कि एक टर्मिनल को हमें बारी बारी से क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको कॉमन की जो सीक्वेंस देखें वो क्या होएगा? फर्स्ट क्या होएगा? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड जो होएगा वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड जो होएगा वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होंगे। पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि हम तीनों टर्मिनल को बारी बारी से कॉमन करके सर्किट बना सकते हैं एम्पलीफायर का। तो आज उसी का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट है, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। आज हम जो कॉमन टर्मिनल करने वाले हैं वो बेस को करने वाले हैं। बेस टर्मिनल को कॉमन करके हम एम्पलीफायर बनाएंगे। तो ठीक है, हमने देखा है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर को जब भी एम्पलीफायर के लिए यूज़ करना होएगा तो क्या करना पड़ेगा? एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना होएगा। एक्टिव रीजन का क्या हमारी शर्त थी? ये शर्त थी कि J1 जंक्शन जो है उसे हम फॉरवर्ड वाइज करना होएगा और J2 जंक्शन को हमें रिवर्स वाइज करना होएगा। ये मेरी शर्त थी। पिछले वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद यदि हम इसको ट्रांजिस्टर को बनाते थे, इसको यदि हम फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज कैसे करते थे ये भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दें। N, P और N, ठीक है। तो हम इसे क्या करते थे? निगेटिव से जोड़ते थे, इसे पॉजिटिव से, और फिर हम इसे क्या करते थे? जो ये वाला था इसको हम फॉरवर्ड वाइज नहीं रिवर्स वाइज करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा बनता था वो क्या बनता था? एक्टिव रीजन में मतलब J1 जंक्शन था वो फॉरवर्ड वाइज होता था और J2 जंक्शन हमारा रिवर्स वाइज होता था। इसी प्रकार से यदि हम इसको देखना चाहें, सर्किट बनाना चाहें, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम है जो अभी हम बना रहे हैं इस समय। तो आपको पता है कि ये वाला ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN ट्रांजिस्टर है। NPN क्यों? क्योंकि P से N की तरफ करंट फ्लो होती है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। और ये जो है वो कलेक्टर टर्मिनल है, ये आपका बेस टर्मिनल, और ये वाला आपका एमीटर टर्मिनल है, आपको पता है। और इसको हम लोग इस टाइप से अगर हम बाइसिंग करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे जो कि हमारा RE होएगा, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। उसी प्रकार से यहाँ पे RC रजिस्टर लगाएंगे जो भी हमारा करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। और यहाँ पे हमें इसे फॉरवर्ड वाइज करना है तो इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। और इसमें हम सप्लाई लगाएंगे वो VEE लगाएंगे। और यहाँ पे जो हम सप्लाई लगाने वाले हैं वो VCC लगाने वाले हैं। क्या? VCC, ठीक है। तो अभी हम देखें तो इसमें करंट कौन सी? IE फ्लो हो रही है। इसमें करंट IE फ्लो हो रही है। उसी प्रकार इसमें करंट कौन सी फ्लो होती थी? IC फ्लो होती थी। और इसमें करंट IB फ्लो होती थी। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। ट्रांजिस्टर के जितने भी लेक्चर हैं मेरे वो सीरीज से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और इनके बीच यदि वोल्टेज देखें तो हमें मिलेगी VE वोल्टेज हमें इनके बीच मिलेगी, और इनके बीच हमें मिलेगी VCV वोल्टेज। तो ये चीज़ हुई आपकी
अभी ये ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है। कैसा रीजन में है? एक्टिव रीजन में है। तो इसकी वर्किंग को हमें समझने के लिए 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें इसकी स्टडी करनी होगी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला क्या होएगा? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा होएगा हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होएगा कि इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचेंगे, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होएगा? आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ये हम 2 प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स से हम इस ट्रांजिस्टर की जो है वो वर्किंग को पढ़ेंगे। अब आपने इसमें ये भी देखा होगा कि इसमें जो किरचॉफ लॉ लगाते थे, केसीएल जब हम लगाते थे इसमें, तो क्या होता था कि IE इक्वल टू IV प्लस IC मिलता था हमें, और एक फॉर्मूला और हमें मिलता था, वो क्या था? IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICO। ये ICO उसमें क्या था? लीकेज करंट था। इसे क्या कहते थे? लीकेज करंट। अभी यदि बेस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हिसाब से यदि इसका नाम करें तो क्या होएगा हमारा? ICVO। इसका नाम क्या होएगा? ICVO होएगा। तो यदि हम इसे लिखें तो क्या होएगा? IC बराबर अल्फा IE प्लस ICVO, ये हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमें ये भी पता है कि ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होती थी। किसके? माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होती थी। तो ICVO जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर IE के। तो हम इसे क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा? IC बराबर अल्फा IE, और यहाँ पे यदि हम अल्फा का मान निकालें तो क्या होएगा? IC अपॉन IE, अल्फा की वैल्यू IC अपॉन IE। तो यहाँ पे यदि अल्फा की वैल्यू देखें, अल्फा जो था वो करंट किसके कारण फ्लो हो रहा था? माइनॉरिटी कैरियर्स, जो उसमें जो बहुत अल्पसंख्यक भाग जो थे उनके कारण फ्लो हो रहा था। तो अल्पसंख्यक भाग बेस में कितने थे? बेस में थे 0.95% से लेकर के 0.98% तक आपके इसमें करंट फ्लो होती थी। तो वैल्यू इसकी जो रहेगी वो 1 से कम रहेगी। अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। तो ये आपका यहाँ पे आप देख पाए अल्फा की वैल्यू। और यहाँ पे हम आपको बता दें जो अल्फा होता है वो क्या होता है? अल्फा जो है वो क्या है आपका? अल्फा एम्प्लीफिकेशन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। अल्फा जो है वो क्या है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। जी हाँ, यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो ये तो आपकी थी बेसिक। अब हम लोग स्टडी करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज एंड करंट के बीच में वक्र खींचेंगे, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करेंगे? आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में हम लोग वक्र खींच के इसकी जो स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग समझते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के मध्य में ग्राफ खींचते हैं। इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचेंगे, और तथा आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे। जो आउटपुट वोल्टेज होगी उसको प्रत्येक वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे, और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के मध्य में हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ खींचेंगे। उसके जरिए हम ट्रांजिस्टर की जो इनपुट सेक्शन होगा उसको स्टडी करेंगे, उसके पैरामीटर्स की हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें यदि हम देखें तो जैसा कि हमारा ये है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, और हमें ये पता है कि ये जो हमारा टर्मिनल एमीटर होता है ये बेस होता है, और ये हमारा कलेक्टर होता है। इसमें करंट जो होती है वो क्या होती है? IC होती है। इसमें करंट IV होती है, और इसमें करंट IE होती है। और यहाँ पे ये मेरा कौन सा इनपुट सेक्शन है? ये मेरा आउटपुट सेक्शन है। इसके बीच में वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है? VC है, और यहाँ पे VCV है, और यहाँ पे क्या है? VVC है। क्या है? VVC है। यहाँ पे वोल्टेज C नहीं E है, VVE थी वोल्टेज, ये थी। तो अभी हम इनपुट, जैसा कि हमें पता है क्या है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो अभी हम ये जानते हैं कि इनपुट पैरामीटर कौन से हैं, आउटपुट पैरामीटर कौन से हैं। तो IE जो है वो क्या है? हमारी इनपुट करंट है, और IC हमारी क्या है? आउटपुट करंट है।
और यहाँ पे यदि हम बात करें VVE की, तो वो क्या है, हमारी इनपुट वोल्टेज है। और यहाँ पे बात करें VCV की, तो वो हमारी क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। ओके, आउटपुट वोल्टेज है। अभी हमें जैसा कि पता है इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचते हैं, किसके, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के मध्य में। देखिए जैसा कि हमें पता है कि VE जो है वो हमारा इनपुट, और E ये हमारे क्या है, इनपुट पैराग्राफ है, इनपुट पैरामीटर हैं, और आउटपुट पैरामीटर हैं हमारे पास। देखिए VCV और IC ये हमारे क्या हैं, आउटपुट पैरामीटर हैं। तो जब भी हम VVE को चेंज करेंगे तो हमारी IE चेंज होएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। जब भी हम VVE को चेंज करेंगे तो हमारी IE भी चेंज होएगी, और जब भी हम VCV को चेंज करेंगे तो भी हमारी IE जो है वो चेंज होएगी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। जब भी हम VVE चेंज करेंगे, मतलब इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे, तो भी IE चेंज होगी, और आउटपुट वोल्टेज चेंज करेंगे तो भी IE जो इनपुट करंट है वो चेंज होएगी। ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब हम इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, हम किसको हम लोग चेंज करेंगे, वो आउटपुट वोल्टेज VCV को हम लोग चेंज करके ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में है, एक्टिव रीजन में है। ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन, मतलब J1 जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस, J2 जंक्शन इज ए रिवर्स बायस। ठीक है, तो अभी हम इसका यदि ग्राफ देखें तो पहले हम मान लीजिए VCV बराबर 1 वोल्ट ले लेते हैं, फिर VCV बराबर हम 5 वोल्ट ले लेते हैं। तो ग्राफ यदि हम देखें तो ग्राफ हम किसके मध्य में, IE के मध्य में मिली एम्पियर में होएगा, और VE के मध्य में जो कि वोल्ट में होएगा। इनके मध्य में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर देखिए क्या होता है कि जब भी हम 1 वोल्ट लेंगे तो क्या होएगा, धीरे धीरे करंट को इंक्रीज होएगी, और एकदम से करंट इंक्रीज होएगी जब नी वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी। नी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होएगी तो करंट इंक्रीज होएगी। सिलिकॉन के लिए यदि हम लेंगे तो कितना होएगा, 0.7 होएगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 होएगा। तो ये जब VCV हमने कितनी ली थी, 1 वोल्ट ली थी। अभी हम VCV बराबर 5 वोल्ट लेते हैं तो देखते हैं कि करंट में क्या वेरिएशन होता है। तो जैसे ही हमने 5 वोल्ट ली, VCV को जैसे ही हमने 5 वोल्ट किया तो करंट इनिशियली इंक्रीज हो गई। ये करंट जो है वो इंक्रीज हो गई। तो यही आपकी होती है क्या, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि जब भी हमने VC को कम किया तो हमारी करंट कम हुई, और VC को यदि हमने इंक्रीज किया तो हमारी करंट भी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। अब हम देखते हैं इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या देखेंगे, इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस। इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस, इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस जो होएगा वो RI होएगा। RI क्या होएगा, देखिए इनपुट वोल्टेज जो चेंज होएगी, ठीक है, जितनी भी चेंज होएगी, और इनपुट करंट जो वो भी जितनी भी चेंज होएगी, और हमने किसको चेंज किया, VCV को चेंज किया, VCV। ठीक है, VCV। तो यहाँ पे देखें, चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी भी चेंजेशन हुआ है वो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा VVE कर देते हैं, और उसके बाद हम करेंगे डेल्टा IE, वो किसके होएगी, VCV के। ठीक है, तो ये होएगी हमारी क्या होगी, इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस का ये फार्मूला हो गया आपका। अभी इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस कितना होएगा, इसके लिए वो होएगा 0.95 to 0.98। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2% से लेकर के 5% तक इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन कर रहे थे, उसी के कारण करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस कितना होएगा, 0.95 से लेकर के 0.98, मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस होएगा वो कितना होएगा, वो यहाँ पे यदि हम देखें तो 20 ओम टू 100 ओम तक होएगा। कितना होएगा, 20 ओम से लेकर के 100 ओम तक होएगा। तो ये थे आपके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं।
हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचेंगे तथा इनपुट करंट आई को चेंज करेंगे। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के मध्य में हम लोग ग्राफ खींचेंगे और इनपुट करंट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि आउटपुट पैरामीटर हमारे क्या हैं, आउटपुट पैरामीटर हमारे हैं IC और VCV, ये हमारे क्या हैं, आउटपुट पैरामीटर हैं। और इनपुट पैरामीटर हमें पता है IE और VVO, ये VVE, ये हमारे क्या हैं, इनपुट पैरामीटर हैं। तो हमें पता है कि क्या होगा कि जब IE की वैल्यू को हम इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा कि जो VCV होगी वो भी वेरी होगी। तो उसी समय हम IC की वैल्यू को क्या करेंगे, नोट करेंगे। IC की वैल्यू को हम लोग नोट करेंगे। तो हमें पता होता है कि एक फार्मूला होता है IC बराबर अल्फा IE प्लस ICVO, ये फार्मूला होता है। अभी जो IE है वो हमारे लिए 0 मिली एम्पियर है। मान लीजिए 0 मिली एम्पियर है तो क्या होगी, IC बराबर ये 0 हो जाएगा और ICVO ये हो जाएगा। अभी ICVO जो है वो क्या है कि बहुत कम है IE से, तो क्या होएगा कि यदि हम इस वाले सेक्शन में रखेंगे तो क्या होएगा, IC बराबर, और अल्फा का मान जो आपको पता है अल्फा का मान 1 से कम है, तो क्या होएगा कि IE के लगभग समान आ जाएगा IC के बराबर IV आएगा। तो इसका यदि हम ग्राफ खींचें तो क्या होएगा, देखिए ग्राफ के जरिए यदि हम इसको समझें तो क्या होएगा, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। मैं इसमें यहाँ पे ग्राफ बना दूँ, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और ग्राफ को यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए जब भी होएगा तो क्या होएगा कि इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बनेगा। किसके मध्य में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, आउटपुट वोल्टेज मतलब V के बीच में जो कि वोल्ट में होएगी, और आउटपुट करंट मतलब IC जो कि मिली एम्पियर में होएगी, इनके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। तो पहले हमने क्या किया, IE जो है वो हमारी 0 मिली एम्पियर है। उसके बाद हमने IE को और बढ़ाया और हमने कर दिया कितना, 1 मिली एम्पियर। फिर हमने और बढ़ाया, चेंज कर रहे हैं क्योंकि IE की वैल्यू को हम चेंज करते हैं, और बढ़ाया मतलब 2 मिली एम्पियर, और बढ़ाया IE को तो हमारे पास आया 5 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हम देखेंगे, देखिए जब हमने 0 मिली एम्पियर रखा तो क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हुई, और जब भी हमने IE को और बढ़ाया 1 मिली एम्पियर किया तो क्या हुआ कि जस्ट ऐसे करके ये फ्लो होने लग गई। फिर और बढ़ाया तो क्या हुआ कि इस तरीके से फ्लो हुई। फिर और बढ़ाया तो 5 वोल्ट पे देखिए कुछ इस तरीके से फ्लो हुई। तो अभी देखिए इस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं कट ऑफ रीजन। क्या कहते हैं, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जहां से क्या होता है कि ऑफ स्विच जैसा कार्य करता है। ऑफ स्विच ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्विच जैसा कार्य करेगा। इस वाले सेक्शन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन। जो ये सेक्शन है, ये जो सेक्शन है जिसमें करंट IC और IE इक्वल है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में कैसे कार्य करता है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर कार्य करता है। और यदि हम इसको जो J1 जंक्शन जो था, J2 जंक्शन था, J2 जंक्शन को भी यदि हम रिवर्स बाइस कर दें तो क्या होएगा, रिवर्स बाइस कर दें तो क्या होएगा कि जो इसमें लीकेज करंट फ्लो होगी कुछ इस प्रकार से फ्लो होगी, यहाँ पे आने की कोशिश करेगी। तो जो ये वाला क्षेत्र होएगा इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन रीजन। इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन रीजन कहेंगे। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जो स्थिति होएगी वो कैसी होएगी, स्थिति यहाँ पे होएगी वो ऑन स्विच जैसा कार्य करेगा। ऑन स्विच ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन स्विच जैसा कार्य करेगा। तो ये एक्टिव रीजन, ये कट ऑफ रीजन, ये सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कब बनेगा, जब J2 जंक्शन को भी रिवर्स बाइस कर दिया जाएगा। अब इसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, जी हाँ, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ये R0 से डिनोट करेंगे और डेल्टा VCV अपॉन डेल्टा IC होएगा। ठीक है, ये आपका होएगा। तो इसमें जो यदि हम देखें डायनेमिक रेजिस्टेंस को R0 बराबर तो 1 मेगा ओम तक होएगा। इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है,
इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये थी आपकी कॉमन वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के पूरा लेक्चर था, जिसमें है समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, यदि अब भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।